नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको एक गेम एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो खेला गया था मिगेल नाइडोफ वर्सेस सैमुअल रेसेप्स्की के बीच में ज़ुरिच कैंडिडेट 1953 में। तो नाइडोफ अर्जेंटीना के ग्रैंड मास्टर थे और सैमुअल रेसेप्स्की यूएसए के। नाइडोफ इसमें वाइट थे और उन्होंने खेला D4 से भी दोस्तों दो सेंटर स्क्वायर जो है वो कंट्रोल होते हैं, एक है D4 और दूसरा है E5। और रेसेप्स्की ने खेला नाइट F6 या फिर D5। दोनों मूव का आइडिया सेम ही है, जिससे D5 और E4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया जा सके, मतलब कि जो रिमेनिंग स्क्वायर्स है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। C4, अभी C4 क्यों खेलना चाहिए? अगर यहाँ पर डायरेक्टली नाइट C3 खेलेंगे, आइडिया है कि हमको E4 पुश करना है, पूरा सेंटर कंट्रोल करना है। और यहाँ पर ब्लैक के D5 मूव के बाद अब E4 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि D टेक्स E5 आ रहा है। सो इसके लिए सबसे पहले C4, अभी C4 के बाद D5 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और इसके बाद नाइट C3 और E4 ये आइडिया अभी कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला E6, नाइट C3, बिशप B4। इसको कहा जाता है निम्जो इंडियन डिफेंस, जो एरन निम्जोविच ने निकाला था। तो निम्जो इंडियन और जो भी इंडियन डिफेंसेस है बेसिकली, इसको हाइपर मॉडर्न डिफेंस कहा जाता है। हाइपर मॉडर्न डिफेंस मतलब उसमें डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल नहीं किया जाता और व्हाइट को सेंटर कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है कि आप सेंटर कंट्रोल करो, उसके बाद सेंटर को ब्रेक किया जाता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने एक भी पाउंड सेंटर में नहीं खेला है, और इनडायरेक्टली अभी E4 का जो मूव है वो स्टॉप हो चुका है, क्योंकि E4 पुश के बाद नाइट टेक्स E4 आ जाएगा, क्योंकि C3 का नाइट जो है वो पिन है और ये एब्सोल्यूट पिन है। और निम्सो इंडियन डिफेंस में दोस्तों बैटल ही होता है E4 स्क्वायर का। जिसके पास E4 होगा उसका पोजीशन अच्छा होगा। तो अगर आप निम्सो इंडियन डिफेंस अगर आप ब्लैक से खेल रहे हैं तो इतना याद रखिए कि E4 स्क्वायर पे आपको कंट्रोल करना है। E3, C5। अभी बिशप टेक्स नहीं खेला उन्होंने, डायरेक्टली C5 उन्होंने पुश किया, और बिशप टेक्स जो ऑप्शन है वो उन्होंने बरकरार रखा है। वो क्यों दोस्तों? अगर इस पोजीशन में व्हाइट ने अगर बिशप टेक्स C3 खेल दिया और बी टेक्स C3 के बाद आप देख सकते हैं कि बिशप का A3 स्क्वायर जो है वो ओपन हो चुका है, और कैसलिंग के बाद इमीडिएटली F8 के रूप पे बिशप का अटैक आ सकता है। सो इसके लिए वो, और थ्रेड जो है वो कभी भी मेंटेन करके रखिए, पोजीशन लिक्विडेट की तरफ मत जाइए। लिक्विडेट मतलब कि एक्सचेंज का ऑप्शन मिला तो मार दिया, एक्सचेंज का ऑप्शन मिला तो मार दिया। लिक्विडेट मत कीजिए पोजीशन। जितना हो सकता है कब कैप्चर करना है कब नहीं करना है ये डिपेंड होना चाहिए, ना ही कि बस जैसे ही मिला वैसे ही मारते गए। C5, बिशप D3, कैसल, नाइट F3। यहाँ पे नाइट E2 भी खेल सकते हैं, लेकिन नाइट F3 वो भी सही मूव है। दोनों का अपना अपना लॉजिक है। नाइट E2 मूव का आइडिया है कि F3 और फिर E4 खेल सकते हैं, लेकिन नाइट F3 से वो आइडिया नहीं, दूसरे आइडिया से खेलते हैं। D5। तो तभी आप देख सकते हो दोस्तों कि पहले व्हाइट को ब्लैक ने ऑप्शन दिया कि आप अपना सेंटर पूरा ग्रैब कर लीजिए, और अभी वो ब्रेक के लिए आ चुके हैं। कैसल, नाइट C6, A3 के बाद कभी भी जैसे ही B4 के बिशप पर अटैक आएगा निम्सो इंडियन डिफेंस में, सिंपल आपको बिशप टेक्स खेलना है। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3। तो दोस्तों पहले मैंने बताया था कि अगर आपने इमीडिएटली अगर बिशप टेक्स C3 अगर कर दिया तो फिर A3 का स्क्वायर जो है अवेलेबल हो जाता है, लेकिन A3 पाउंड पुश करने के बाद अभी ये डार्क स्क्वायर का बिशप जो है वो A3 पर नहीं आ सकता। D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, क्वीन C7। ये दोस्तों आज के दिन का तो ये अभी टैबिया पोजीशन है। टैबिया पोजीशन मतलब कि वो पोजीशन जो प्लेयर्स मतलब बिना ज्यादा कुछ सोचे वो फटाफट वो खेल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही थ्योरेटिकल लाइन है। यहां तक आने के बाद डाइवर्जन्स होते हैं। A4, अभी A4 का आइडिया ये है कि बिशप डेवलप करना है। इस पोजीशन पर आप अगर देखेंगे दोस्तों तो व्हाइट के कुछ प्रॉब्लम्स है जो व्हाइट अभी फेस कर रहा है। सबसे पहले तो C1 पे डेथ बिशप, एकदम वो बंद बिशप है। दूसरा है कि C टेक्स D4 का थ्रेट, जिससे जो क्वीन है ये C4 के बिशप पर प्रेशर आ सकता है। इसको बिशप D3 खेलने के बाद E4 E5 से इसको
गेम को कंटिन्यू किया जाता है। A4 का जो मूव है वो इतना अच्छा मूव नहीं है। आप देखेंगे कि इन फ्यूचर ब्लैक कैसे इसका एडवांटेज लेगा। A4 B6 का आइडिया सिंपल कि बिशप डेवलप करना है बस। बिशप A3 बिशप B7। अभी यहाँ पर पाउंड टेक्स का कोई फायदा नहीं है। अगर बिशप को एक पाउंड मिल भी जाता है फिर भी वो बहुत हॉरिबल होगा वो। बिशप E2। अभी पाउंड टेक्स का थ्रेट है तो इसके लिए रुक FD8। अभी पाउंड टेक्स नहीं खेल सकते क्योंकि ये पिन है। क्वीन C2। जैसे ही आपका पीस पिन दिखता है या फिर आपको दिख रहा है कि कोई टैक्टिकल ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है इन फ्यूचर, तो पहले ही उसको हटा लीजिए। जहां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाइट के पास और भी अच्छे मूव्स है कि यहाँ पर रुक B1 पे खेल सकते हैं या फिर C4 खेला जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे मूव्स है, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पर क्वीन C2 खेल के सबसे जैसे ही दिखा कि मेरा पीस जो पिन है तो पहले ही उस पिन को हटा लिया उन्होंने। नाइट A5 D-Takes C5 ये फोर्स मूव था। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर H3 खेलते, कि मैं जनरल में दिखा रहा हूं कि ब्लैक का आइडिया है क्या उसमें। C takes D4। अभी C takes तो कर नहीं सकते क्योंकि वो पिन है, क्वीन takes C2 हो जाएगा। सो इसके लिए E takes D4 और फिर नाइट D5। प्रेशर इंक्रीज करना है उनको। सो इसके लिए इस पोजीशन में D takes C5 B takes C5 C4। C4 सिंपली कि ये बिशप A6 में जाके कुछ अटैक ना करे। और मेन यहाँ पर है C4 खेलने का मेन पर्पस ये था कि ओपोनेंट C4 ना खेले। अगर ओपोनेंट अगर C4 खेलते तो फिर B3 का जो स्क्वायर है वो A5 के नाइट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो इसके लिए उन्होंने C4 खेला। बिशप E4 क्वीन पर अटैक, क्वीन C3 रुक AB8। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्लैक का जो पोजीशन है वो अच्छा है व्हाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि दो फाइल्स जो है वो कंट्रोल्ड है। ये B3 का स्क्वायर फिर से अवेलेबल हो गया क्योंकि रुक का भी सपोर्ट है। और ये B1 पर आके ये रुक चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि बिशप का कंट्रोल है उसमें। रुक FD1, रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1। ये मूव उन्होंने इसके लिए खेला क्योंकि अगर वो रुक टेक्स D1 नहीं खेलते तो फिर व्हाइट रुक टेक्स D1 खेल देता। बिशप C6 सिंपल A4 के पाउंड पर अटैक। क्वीन C2 डिफेंड किया। H6 का आइडिया यह है कि इन फ्यूचर नाइट G5 और क्वीन टेक मेट का कोई थ्रेट नहीं आना चाहिए जब ये F6 का नाइट यहाँ पर ना हो तो। नाइट B3। अभी नाइट B3 का आइडिया यह है कि ये बीच में जो कनेक्शन था वो कट हो गया, इसको इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। और अभी बिशप टेक्स A4 ब्लैक खेल सकते हैं इन फ्यूचर। इस पोजीशन पे ब्लैक के पास नाइट D7 का जो मूव है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मतलब नाइट D7 का आइडिया क्या है, बेसिकली नाइट B6 और फिर पाउंड कैप्चर कर लेना। लेकिन यहाँ पर बिशप B2 नाइट B6 क्वीन C3 मेटिंग अटैक और A5 का नाइट फ्री। सो इसके लिए उन्होंने नाइट B3 से जो सिंपल है वो मूव से उन्होंने कंटिन्यू किया। बिशप B2 क्योंकि बिशप उस डायगोनल पे कुछ कर ही नहीं रहा है। नाइट D7 क्वीन C3 यहाँ पर मेट है। F6 और इस पोजीशन में मिगेल नाइडोफ ने कहा कि मेरा पोजीशन एकदम खत्म हो चुका था, डेड था और मेरे पास कुछ खेलने लायक था ही नहीं। तो इसके लिए मैं बस पोजीशन को मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहता था। दोस्तों हमने पिछले गेम में भी जो साजो वर्सेस गेलर के गेम में भी देखा, गेलर ने भी वही आइडिया यूज किया था कि जैसे ही उनको दिखा कि मेरा पोजीशन खराब है तो उन्होंने पोजीशन को कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई किया
और सबसे पहले तो उन्होंने लिक्विडेशन किया, लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसके वजह से वो सेकेंड ऑप्शन पे गए जो है कॉम्प्लिकेट कर दो गेम को। मैंने खेला नाइट H2, नाइट B6, और यहाँ पे सैमुअल रेसेप्स्की ने ड्रॉ ऑफर किया नाइडॉफ को, और ये गेम जो है वो ड्रॉ हो गया। लेकिन ये पोजीशन ऑब्वियसली ब्लैक के लिए बेटर था, बट ये कुछ रीजंस के वजह से उन्होंने किया, और मैं रीजंस में आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहला रीजन, उनके क्लॉक में सिर्फ 4 मिनट का टाइम पड़ा हुआ था और अब तक सिर्फ 24 मूव्स ही हुए थे। उस जमाने में दोस्तों जो इंक्रीमेंट टाइम कंट्रोल जो है, जो आज के टाइम पे हम लोग चेस क्लॉक में देखते हैं, उस टाइम पर नहीं था। तभी सडन डेथ मैचेस होते थे। फर्स्ट 40 मूव्स के लिए आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलते थे। उसके बाद थोड़ा टाइम का ब्रेक होता था जिसको एडजमेंट टाइम कहा जाता था। उस ब्रेक के बाद फिर से 15 to 20 मिनट्स और फर्दर 20 मूव्स खेलने के लिए मिलते थे। फिर से एडजमेंट होता था, फिर से 15 to 20 मिनट्स वापस फर्दर 20 मूव्स खेलने के लिए। तो ऐसा गेम चलता था, और सैमुअल रेसेप्स्की के पास 4 मिनट ही थे, तो इसमें वो कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। और मैं पोजीशन के मैं फर्दर ऑप्शंस में बता देता हूँ कि नाइडॉफ ने पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था गेम के बाद, जब भी एनालिसिस सेशन था, कि ये गेम मेरे लिए ड्रॉ ही था। सबसे पहले यहाँ पर नाइट B6 के बाद नाइट G4, नाइट टेक्स A4, क्वीन पर अटैक, नाइट टेक्स F6 चेक, G टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, नाइट टेक्स B2, बिशप G4, नाइट टेक्स D1, बिशप टेक्स E6 चेक, किंग H7, बिशप F5 चेक। फिर ये परपेचुअल ड्रॉ है क्योंकि किंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर G8, फिर बिशप E6, वापस किंग H7, फिर बिशप F5, वही चलता रहेगा। नाइट टेक्स D1 के बाद अगर इसको अगर हटा दिया जाए और यहाँ पर अगर खेला गया क्वीन G7, तो फिर से बिशप टेक्स E6 चेक, किंग H7, बिशप F5 चेक, किंग H8, रुक D8 चेक, रुक टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8, क्वीन G8, क्वीन F6 चेक, क्वीन G7, और फिर से क्वीन D8 चेक, और फिर से ये पोजीशन ड्रॉ है। और इस पोजीशन पे नाइट B6 के जगह पर अगर बिशप टेक्स A4 खेला जाता, फिर नाइट G4, E5, क्वीन C2। क्वीन C2 का आइडिया ये है दोस्तों कि क्वीन जो है वो G6 पर आ रही है, नाइट F8। तो दोस्तों 4 मिनट में और भी इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशंस को कैलकुलेट करना बहुत ही रिस्की था, और सैमुअल रेसेप्स्की मैं मानता हूँ कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया, क्योंकि ये टॉप लेवल टूर्नामेंट है। यहाँ पे हारने से अच्छा है कि हाफ पॉइंट स्कोर कर लो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।